तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर। पहला चैप्टर उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। दूसरा चैप्टर आज हमारा है कि आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो इससे सिर्फ आप लोगों को सुनना है, इससे ज़्यादा और आप कुछ करने की कोशिश मत करिए। केवल आप सुनिएगा, सुनते सुनते आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से यही फ़ायदा होता है कि वो एक कहानी के माध्यम से चली जाती है, बस आप लोगों को सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव जीवन। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आखेटक मतलब सिर्फ भोजन का इंतजाम करने की, केवल उनका काम क्या था? शिकार करो, खाओ, मतलब खाना बदोश जीवन जिसे बोल सकते हैं, इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अगला टॉपिक, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ आपको 2 चित्र दिखाई गए होंगे। इन चित्रों के बारे में यहाँ बोल रहा है कि पत्थर के औजार का उपयोग, ये जो बाएं जो है आपका क्या है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। पत्थर का ये जो औजार है, इंसान को जो जड़, यहाँ पर देखिए जड़ आपको क्या कर रहा है, वो खोद रहा है, तो जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और जो आपका दाएं वाला ये जो है,
जानवरों की खाल के बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। इसका देखिए यहाँ पर आपका देखिए जानवरों की खाल को ये आपका सिलने, तो दो तरीके से इसका उपयोग जड़ की जो पेड़ों की जो जड़ है तो इंसान खाने के लिए जड़ों को खोदने के लिए इसका इस्तेमाल करता था, और दूसरा यहाँ पर उसको सिलने के लिए। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे स्थान हैं जहां पर आखेटक, अब देखिए यहां पर बोला लाल त्रिकोण वाले स्थान, तो आपका मानचित्र आपका ये रहा। अब लाल त्रिकोण वाला स्थान कहां पर आप लोगों का दिख रहा है? एक आपका ये देखिए हुंसगी है, एक कुरनुल गुफाएं हैं। तो ये त्रिकोण मतलब इस तरीके से देखिए, इस तरीके से त्रिभुज के आकार का बना है, त्रिकोण है। तो यहां पर आपको लाल त्रिकोण में आपको ये दिख रहा है और आपका ये दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए इसके संकेत दिया, देखिए पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। तो यहाँ पर देख रहा है देखिए एक लाल आपका देखिए यहाँ भीमबेटका है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। तो यही बात बोल रहा है कि मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। अब यहां देखिए शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो यहां देखिए आपको बताया गया है, देखिए ये आपका एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। ये बताया गया एक चीज देख रहा है कि हिरन आपका देखिए क्या कर रहा है, भाग रहा है, और ये क्या कर रहा है, देखिए जैसे लग रहा है कि उसका पीछा कर रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है। इस तरीके से मतलब कोई जानवर है वो भाग रहा है और ये पीछे से उसका पीछा कर रहा है। अब यहां पर देखिए आपका कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। भीमबेटका में इस यहाँ पर गुफा और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? तो आप लोगों को ये देखिए यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से आपका ये चित्र आपका बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए पुरा स्थल के बारे में जानते हैं। देखिए पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम करने के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका देखिए टॉपिक आग की खोज। तो इसमें बोला मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा ढूंढो। कौन सा? देखिए मानचित्र 2 में आपको कुरनुल गुफा ढूंढना है। तो आइए हम लोग कुरनुल गुफा पे चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये आपका कुरनुल गुफा है, ये हुंगसी है। तो यहाँ पर आपका बोला देखिए, यहाँ देखिए नर्मदा नदी, यहाँ देखिए ये भीमबेटका जो आप लोगों का मध्य प्रदेश है। आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और मैं आपको बता दूँ, देखिए आपका कोलडीहवा है यहाँ पर ब्लू ब्लू कलर करके। तो कोलडीहवा में चावल का जो है प्रथम साक्ष्य मिला था। हालांकि चलिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा ढूंढो। तो कुरनुल गुफा में खासियत क्या है? देखिए यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। राख कब मिलेगी? जब कोई चीज़ जलता है, जलने के बाद राख मिलता है। सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियां, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है देखिए कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। यह 2 शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कितना? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। आरंभिक
पूरा पाषाण काल, मध्य और उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। किस काल के दौरान? यही आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, देखिए माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो लिथ मतलब आपका माइक्रोलिथ मतलब लघु पाषाण कहा जाता है, मतलब छोटे छोटे पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले थे। क्या? हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अगला है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। अगला प्रश्न, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ये आपके साथ प्रश्न है, इस पे आप जरा सोचिएगा। आगे देखिए, घरेलूकरण प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके हुए दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। आप लोगों को ये दांत देखना है, इसमें से आपको बताना है, आप खुद देख करके बता सकते हैं। ठीक है,
यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है। अनाज के रूप में, अनाज के उपयोग, अनाज को बीज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, खाद्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उपहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं और भंडारण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एक नवीन जीवन शैली। क्या कह रहा है? क्या तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में बहुत कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खर पतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन बनाते और इनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अब क्या देखिए, जानवर जो हैं चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? ये आपसे मिल सकता है। जानवरों से क्या मिल सकता है भोजन के अतिरिक्त? तो अगर हम बकरी जैसे पालें तो बकरी से हमें ऊन मिल सकता है, दूध मिल सकता है। आज के जानवरों का उपयोग किस लिए होता है आप लोगों को बताना है। ठीक है, आगे है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले हैं। कौन सा? देखिए, इसमें नीले वर्ग दिख रहे हैं। नीले वर्ग पे देखते हैं। देखिए, अब आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, उसने बोला नीला वर्ग। देखिए, एक आप यहाँ बुर्जहोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कुलडीहवा होगा। मैंने बताया कुलडीहवा में चावल का प्रथम साक्ष्य मिला था। यहाँ महागढ़ा हो गया, चिरांद हो गया, दाओजली हेडिंग हो गया, हल्तूर हो गया, पयम पल्ली हो गया। तो यहाँ पर क्या मिले? कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, उसी के बारे में उसने बोला। यहाँ इसने बोला ना, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी।
पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उस पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज व वनस्पतियों को से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब यहाँ पर आपके देखिए नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, यहाँ आपके दिए गए हैं नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? इस पात्र में क्या रखा जा सकता है, कल्पना करके बताना है। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। किसको? मेहरगढ़। तो आप मेहरगढ़ पाएंगे कि ये आपका मेहरगढ़ रहा, मतलब इंडिया से बाहर। ठीक है, ये कहाँ पर आपका पाएगा? वर्तमान में पाकिस्तान का इलाका। तो ये आपका मेहरगढ़ है। अब देखिए, यह मेहरगढ़ जो है यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना स्टार्ट किया। तो आप सभी जानते हैं, देखिए जौ और गेहूं का जो प्रथम साक्ष्य आप लोगों का मेहरगढ़ से ही मिलता है। तो यही बात बोल रहा है कि जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों का तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर और आयताकार, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यहाँ आपको देख सकते हैं, देखिए मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकती हो? तो यहाँ देखिए ये आदमी है, उसके बगल में आपका देखिए ये बकरी का इस तरीके से कंकाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब इस घर को आप देखिए, ये घर आप देख सकते हैं, देखिए दिखाया गया, देखिए इसमें आपके 3-4 कमरे हैं। तो यही बात यहाँ पर दिखाया गया है कि मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, आपको बताना है। अब आपके कह रहा है कल्पना करो। क्या कल्पना करना? देखिए तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो, ये कल्पना करना है। पृष्ठ 13 पर देखो
तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उसमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। उसमें आपका देखिए ये इस चित्र के बारे में आप लोगों को कह रहा है, आप क्या करोगे, मामा आपको कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे इस पे रंग भरने के लिए। तो यही बातें आप लोगों को इस चित्र की वो जिक्र कर रहा है। इसी के बारे में कह रहा है कि आज तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। कल्पना कर रहा है कि आप सोचो ऐसा। पृष्ठ 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। वो जो गुफा आपको मैंने दिखाया उसके भीतरी दीवार पर अंदर चित्र बना रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उसमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। आगे आपका कुछ आपके यहाँ पे प्रश्न आगे देखिए। उपयोगी शब्द इसमें है, देखिए आखेटक का मतलब होता है खाद्य संग्राहक। ये पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग और कब्र। अब देखिए आपका कह रहा है इन वाक्यों को पूरा करो। पहला वाक्य क्या है, देखिए आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, अब बोल रहा है खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, तो आप लोगों को क्यों बताना है कि वो आखेटक जो खाद्य संग्राहक थे वो गुफाओं में किस लिए रहते थे। तो यहाँ मैंने आपको बताया, देखिए मानचित्र 2 देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। अब देखिए मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थलों, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब उनके रहने का कारण क्या था, देखिए यहाँ पर आपको बताया है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। हो सकता है कि अच्छे पत्थरों के लिए लोग गुफाओं में रहते हों या फिर बड़े बड़े जो जानवर हैं उनसे बचने के लिए गुफाओं में रहते हों। तो अलग अलग इसके आपके तर्क लगाए जा सकते हैं। अगला है देखिए आपका घास वाले मैदानों का विकास कितना साल पहले हुआ। किसका, घास वाले मैदानों का विकास। तो यहाँ पर आप देखेंगे देखिए बढ़ती जलवायु में तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सके। तो आप लोगों को कितना 12, तो आपका समझ में आ गया होगा घास वाले मैदानों का विकास लगभग 12,000 साल पहले हुआ। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। तो हम लोगों ने पढ़ा खेती करने वाले जानवर लंबे समय तक क्यों रहते थे, क्योंकि एक ही फसल को अगर उगाने में बहुत टाइम लगता है। इस आधार पर आप अपने तरीके से लिख सकते थे। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशु पालना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इसके बारे में आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, आप लोगों को बताना है। हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का प्रारंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। चर्चा क्या करना है, देखिए कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एक जगह पे रह रहे हों, मान लो जिसका वो कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए या पानी ही जहाँ पर रह रहे हैं ख़त्म हो जाए तो आगे बढ़ेंगे उसके लिए खोज में। जैसे झील ही है, आज पानी है लेकिन गर्मी का महीना आता है सूख जाता है, लेकिन ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी झीलें ये तलाश में आगे बढ़ते होंगे। और आज हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं, इसको बताना है। दूसरा, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करते हो? भाई बिल्कुल हो सकता है, प्रकाश के लिए, मांस भूजने के लिए, ये सब चीज़ों को हमने पढ़ा। अगला, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहों के जीवन से कितना भिन्न था। 3 अंतर आपको बताना है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। अगला कह रहा है आओ करके देखें। तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं तो एक तालिका बनाओ, दिखाओ कि ये अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुँचे। तो इस चैप्टर की समाप्ति होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।
वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिए। ऐसे ही हिस्ट्री को पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले चैप्टर को अगली क्लास में। धन्यवाद।